ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सब अच्छे हैं? उड़ीसा से माउंट आबू का सफ़र कंफर्टेबल था? सबने अच्छे से ब्रेकफास्ट किया? रात को नींद किया? रात को ट्रैवलिंग में समय लगा। ओके, ठीक है। वैसे तो डॉक्टर्स को आदत होती है ना नाइट ड्यूटीज़ करने की, तो कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन अभी अगले 4 दिन आप बिल्कुल रिलैक्स होकर अपने हॉस्पिटल की ड्यूटीज़ से बिल्कुल फ्री होकर यहाँ पर एक रिट्रीट, एक स्पिरिचुअल रिट्रीट रहेगा आपके लिए। एन्जॉयमेंट भी है और साथ में एक स्पिरिचुअल जर्नी पर भी आप आगे बढ़ेंगे, तो डबल फ़ायदा है ना। तो सबसे पहले आप लोगों का भगवान के घर में, दिस इज़ गॉड्स अबॉर्ड, इस घर में आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो भगवान के घर में अगर सोचिए, अभी तक तो मंदिर में जाते थे हम या किसी भी वर्शिप प्लेस पर जाते थे तो भगवान के आगे हाथ जोड़ते थे, है ना, कि भगवान हमें ये देना, हमारे जीवन में सुख शांति बनाए रखना, और पूजा पाठ करके वापस आते थे। सोचो आप भगवान के घर ही पहुंच जाएं तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्या होगा भगवान के घर में? हाँ, सब मिल जाएगा। सब में क्या? हाँ हाँ, एक्सपेक्टेशन तभी नहीं रहेगा जब सब कुछ मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा भगवान के घर में? सोचिए, देखिए कितना। हम्म, एक तो शांति मिलेगी, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, शांति मिलेगी। और खुशी मिलेगी, भगवान से मिलकर खुशी मिलेगी। ओके, और हाँ, उस खुशी में, उस शांति में हो सकता है पीछे जो सब कुछ था वो भूल जाएं। और सोचो सोचो, देखो भगवान से रोज़ हम पूजा पाठ करते हैं, उनको याद करते हैं। जब रियल में मिलने का मौका मिल जाए तो कैसा होगा वो नज़ारा? हाँ, सोचकर कैसा लगता है, क्या फीलिंग आती है? क्या? हाँ, कभी सोचा ही नहीं। सब कुछ मिल गया। ओके, ठीक है। पीछे वाले सब आगे आगे बता रहे हैं, पीछे वाले क्या सोचते हैं भगवान के घर में क्या मिलेगा? जब आप भगवान से मिलेंगे तो फीलिंग कैसी होगी? बोलिए। हाँ, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मतलब इतनी खुशी होगी, राइट। हाँ, तो मतलब भगवान के घर में एक तो बहुत सारा प्यार है, शांति है और खुशी है। किसी ने ये नहीं बोला कि वहाँ पर डॉलर्स मिलेंगे। किसी ने ये नहीं बोला कि वहाँ पर ज्वेलरी मिलेगी। वो खुशी नहीं देता है। तो पूरी दुनिया तो उसी के पीछे जा रही है, मटेरियल चीज़ों के पीछे। किसी ने ये नहीं कहा कि हमें प्रोफेशनल एक्सीलेंस मिलेगा, वो भी नहीं चाहिए। उससे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या है? शांति उससे ज़्यादा कीमती है। किसी ने ये नहीं कहा कि हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, ये भी नहीं चाहिए। खुशी से अपने आप बीमारी ठीक हो जाएगी। वेरी नाइस, ओके, बहुत अच्छा। तो अगर हमने इसको भगवान का घर कहा है तो यहाँ से आपको क्या मिलनी चाहिए? शांति, सुख, प्यार, और सब कुछ ऐसा कि हम भरपूर हो गए कि हमें और कुछ चाहिए ही नहीं, पीछे की बातें पीछे छोड़ दी। तभी तो प्रूव होगा ये भगवान का घर है। तो अगले 4 दिनों में ही हम नेक्स्ट 4 डेज़ में आपको इस जर्नी पर लेकर जाएंगे, भगवान से मिलने की जर्नी।
है ना, एकदम नई नई जर्नी। कभी ऐसा ट्रिप किया है आपने? वो भी बैठे बैठे। सोचिए, बैठे बैठे आपकी ये जर्नी होगी भगवान से मिलने की जर्नी। भगवान कहाँ रहते हैं, तभी तो जा पाएंगे उनके पास। हर जगह। फिर यहाँ क्यों आए? तो घर में भी थे फिर तो। हैं? रूट? रूट तो तब, अब अगर भगवान हर जगह है फिर वो तो घर में भी था, यहाँ क्यों आए? तो इसका मतलब भगवान हर जगह नहीं है, एटमॉस्फेयर जहाँ बनेगा वहीं होगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। वो है, लेकिन हम उससे कनेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि वो एटमॉस्फेयर या वो हमें कनेक्शन का तरीका नहीं पता है। यू आर राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सब ने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा है। हमें पता है कि एयर में, सरफेस पे हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन जब तक नहीं पढ़ा था तो वो होकर भी नहीं थे। द आइज डू नॉट सी वॉट द माइंड नोज, है ना। तो ऐसे, यू आर राइट। तो भगवान को जाने पाने के लिए फिर कहीं हिमालय पे चढ़ने की ज़रूरत है नहीं है, बस वो कनेक्शन का तरीका पता होना चाहिए, है ना। किस किस को पता है? किस किस को पता है? चलो बहुत अच्छा है। सब जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको ये जर्नी पर, भगवान से मिलने की, कनेक्ट करने की जर्नी पर हम लेकर जाएंगे, ठीक है। जब आपने माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखना था तो उसके लिए आपको एक एमबीबीएस का स्टूडेंट बनना पड़ा ना। उसके बिना तो आपको लैब में एंट्री भी नहीं देंगे, है ना। तो ऐसे ही भगवान से कनेक्ट होने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स तो होंगे ना, है ना। तो वो भी हम जानेंगे, हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। तो आज जो आपका फर्स्ट लेक्चर है वो यही है, हाउ टू एंटर द रूम। जैसे लैब में एंटर किया, इस रूम में एंटर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए। और ये जर्नी, ये कोई बोरिंग जर्नी नहीं होगी, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें मेडिकल साइंस भी होगा और स्पिरिचुअलिटी भी होगा। मेडिकल साइंस, हम सब मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पर। एनीबडी जो मेडिकल फील्ड से नहीं है? आप किस फील्ड से हैं? पब्लिक हेल्थ। हेल्थ अगेन इज़ अ मेडिकल फील्ड ओनली। हेल्थ है ना। हाँ, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट, फिर भी काम तो हेल्थ के हिसाब से ही करते हैं ना। तो यू विल स्टिल अंडरस्टैंड, ठीक है। कोई बिल्कुल ही जैसे लॉयर या फिर इंजीनियर वो सब तो नहीं है ना, राइट। आप क्या हैं? किस चीज़ का काम है? एडमिनिस्ट्रेशन है। कहाँ पर? हॉस्पिटल में ही ना। हेल्थ डिपार्टमेंट में ही ना। हेल्थ डिपार्टमेंट है तो चलेगा, ओके। हेल्थ डिपार्टमेंट है तो चलेगा, ठीक है, ठीक है, ओके। और साथ में स्पिरिचुअलिटी में किस किस का इंटरेस्ट है? किस किस का नहीं है? जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया उनका क्या समझे हम? हाँ, देखिए, एवरीबडी हैज़ टू पार्टिसिपेट, कोई बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है, एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट, ठीक है। यहाँ पर हम अभी बच्चे बन जाएंगे, स्टूडेंट्स हैं अभी आप लोग, चाहे आप एचओडी हो, चाहे मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हो, बट राइट नाउ आप क्या हैं? स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट बनना अच्छा लगता है या बड़ा बड़ा आदमी अच्छा लगता है? स्टूडेंट ही अच्छा लगता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उतना। जितना बड़ा पोस्ट पे जाएंगे उतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उतना बड़ा हेडेक है, राइट। तो स्टूडेंट बनना बेस्ट है, राइट। तो कौन कौन स्टूडेंट बनना चाहता है, ज़रा हाथ खड़ा करें। वेरी नाइस, अब मज़ा आया ना, ऐसी तो क्लास अच्छी लगती है, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो मेरा नाम डॉक्टर स्वपन है और मैं दिल्ली में जीबी पंत हॉस्पिटल
आपने जानते होंगे, फेमस हॉस्पिटल है, रेफरल हॉस्पिटल है, वहाँ पर एज अ न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और एसोसिएट प्रोफेसर भी हूँ। ठीक है, तो हम आपके साथ वो शेयर करेंगे जो आपको कनेक्ट करेगा, क्योंकि हम भी आप में से एक हैं, और फ्रीक्वेंसी मैच करेगी। इट्स अ फ्री क्लास। फ्री का मतलब ये है कि आप बीच में कहीं आपको लगता है कुछ है जो नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन रेज़ योर हैंड। ठीक है, रेज़ योर हैंड। और क्वेश्चंस जो होंगे, इनको पैड सबको दिए गए हैं, पैड सबको मिले हैं, अभी नहीं मिले हैं? अच्छा, अभी नहीं मिले, इनाग्रेशन पर मिलेंगे। तब तक आप अपने मोबाइल में क्वेश्चंस लिख सकते हैं और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आराम से बैठें, फील फ्री। पानी किसी को पीना हो तो बाहर जाकर पी सकते हैं। मोबाइल्स साइलेंट या वाइब्रेशन मोड में रहेंगे। ठीक है, किसी को नींद आए तो हम क्लास में क्या बोलते थे, बच्चों को क्या बोलते हैं, थोड़ा मुँह धो के आ जाओ। ठीक है, तो यू कैन वॉश योर फेस। ओके, द मैजिक ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट। इट इज़ ऑलवेज सेड, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है हम उसी से सीखते हैं। थ्योरी हमें कितना भी बता दें, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल देखते हैं तो हमें अच्छा समझ में आता है। एक्सपीरियंस हम लोग लेते हैं, उससे अच्छा लर्निंग कभी नहीं होती। अभी मैं आपसे टेक्स्ट बुक थ्योरी पूछूं, कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन अपने अपने फील्ड के हर कोई एक्सपर्ट है। क्यों? विद टाइम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करते गए, राइट। I will share some of my experiences so that we can learn. Some of the cases, patients which I have seen, I request you not to film them. No cameras, please, for these videos. Then you can film, take the snapshots of the slides, but not for the patients. These are confidential. Okay. So this patient, okay, I think it's slightly slow. It will just run in a minute. Okay, can you see? So this patient has paraplegia. Paraplegia means his both legs were not working for last 4 years, with complete loss of sensation below his lower body, complete loss of sensations. He came in this position. 4 साल से ये प्रॉब्लम था, and he went to many doctors all over the country, but no relief. Surprisingly, उसका MRI, spine, CT scans, brain scans, blood test, all were normal, absolutely normal. उसको काफ़ी सारे इंजेक्शंस मिले, एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स, ऑल काइंड्स ऑफ सॉर्ट्स ऑफ इंजेक्शंस, बट नो रिलीफ, नो इम्प्रूवमेंट। कोविड के बाद ऐसा हुआ था उनको। ही केम टू अस, आवर सीनियर रेजिडेंट प्रेजेंटेड दिस केस, आई सेड एडमिट हिम, और हमने एडमिट किया उसको। दिस इज़ हिम आफ्टर 1 week. The person who was paraplegic for 4 years could walk without support by himself in just 7 days. Magical? My head of the department, the chief of the services, said this is no less than a major brain tumor surgery where you make a patient independent in his life. You make a patient, handicapped patient, walk. It is no less than a miracle. You see this girl, she was having right hemifacial spasm. She was a 12th class student. For 1 year, she was having this problem. She could not open her right eye completely. No relief with many medicines. 5 days, she is completely fine. 5 days. 1 year problem gone in 5 days. Looks like magic, huh? This lady married for 2 years, having these tremors in her right hand for 2 years. Many doctors, many medicines, admissions, no relief. Came to us,
After 7 days again, her tremor almost completely gone. 95% is gone. You can see it is there. And this lady, she was having this jaw tremor and difficulty in speaking. For 6 months, went to many neurologists, medicines, but no relief. 6 months back, she had her brother-in-law's marriage fixed. And after 7 days, again, her problem is completely gone. We all want such miracles to happen with our patients, isn't it? हम क्या चाहते हैं हमारे पेशेंट्स भी ऐसे अच्छे हों. डॉक्टर्स के लिए और क्या चाहिए? पेशेंट अच्छा होना चाहिए. और जो पेशेंट 4 साल से ख़राब है, 1 साल से, 2 साल से, और कहीं ठीक नहीं हो रहा है, वो विद इन अ मैटर ऑफ डेज ठीक हो जाए, अब उसको क्या कहेंगे? मैजिक नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मैजिक वॉज दिस पीबी. आपने देखा होगा सभी को एक पीबी लिखा था, सभी को पीबी मिला था. व्हाट इज़ दैट पीबी? एनीबडी? हाँ, तेज बोलिए, तेज बोलिए. हाँ, प्रभु. प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी. फिर तो आप सबको लेना पड़ेगा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी. सब पेशेंट ठीक हो जाएंगे आपके. इन द डे ऑफ साइंस डू यू बिलीव ऑल दीज थिंग्स कि भगवान के पास जाएंगे ठीक हो जाएंगे? करते हैं. तो फिर तो उसी से ठीक करना चाहिए पेशेंट्स को. Yeah, of course, functional component was there. Yes, the treatment which was given was placebo. Yes, placebo. We all know when we give drugs, patient gets better. But placebo means we are not giving active drug. It is something sham or inactive, but we instill in the mind of the patient, of the mind of the patient, that you will get better. Right? The interesting thing was, all these patients had all their tests normal, and all these patients had some stressor. First patient, major financial loss after COVID. He could not take that stress, became depressed, sad, and it resulted in functional paraplegia. Second girl, 12th class student, प्रॉब्लम एग्ज़ाम में परफॉर्म करना, पेरेंटल प्रेशर, स्ट्रेस, हेमीफेशियल प्रॉब्लम. थर्ड लेडी, 2 years इनटू मैरिज. यू सॉ 2 साल से प्रॉब्लम है मैरिज के बाद से. एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, कुड नॉट एडजस्ट इन द फैमिली, स्ट्रेस, हैंड शेकिंग. फोर्थ लेडी, ब्रदर इन लॉ का मैरिज है, बहुत सारा काम है, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, रिजल्टेड इन जॉ ट्रेमर. राइट? क्या ऐसा था जो हमने किया बाकी और जगह ठीक नहीं किया गया? अगर फंक्शनल था और जगह में क्या था? दे वर गिवन फिज़िकल मेडिसिन्स, फिज़िकल ड्रग्स, और साथ में एक बिलीफ. क्या बिलीफ? आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती. जब मेडिसिन्स ने काम नहीं किया तो हम क्या कहते हैं? नहीं, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, ठीक हो ही नहीं सकता. जो हमारे इंस्टीट्यूशन में भी कहा गया इनिशियली, ये हो ही नहीं सकता. और जब हम देखते हैं मेडिसिन एडमिनिस्टर करते हैं, नहीं ठीक होता है, तो हम क्या कहते हैं? नहीं नहीं, आपका प्रॉब्लम बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता. हमने क्या चेंज किया? वी गेव अ पॉजिटिव बिलीफ कि आप ठीक हो सकते हो. हम यूजुअली कहते हैं ना, जहाँ पर दवा काम नहीं करती, दुआ काम करती है. सिर्फ कहने के लिए कहते हैं, उसका कोई साइंटिफिक बेसिस भी है? Yes. Placebo effect says, for example, we know this person was given acupuncture. Okay, needles were given and he felt better. But when he was blindfolded, even then he had a placebo effect when it was done only with a toothpick. So acupuncture needle and toothpick had the same effect. How come?
When we say these medicines do not have any active compound, yes, उसके अंदर कुछ एक्टिव कंपाउंड नहीं होता है, बट आर दे टोटली इनएक्टिव? नो. What do they have? These capsules might not have physical drug, but what do they have is they have this hope, they have this power to the mind, they have this love, caring attitude. We all know, अगर हमारे को भी एक डॉक्टर के पास जाना है who is very busy, brilliant doctor, and he has a huge number of patients, and he writes some medicine and says आप ये दवाई ले लेना, and we come back. अभी सेकेंड ओपिनियन हम लेने जाते हैं सब लोग. वी गो टू अनदर डॉक्टर हु इज़ एवरेज, बट वो आराम से बैठकर आपको पूरा बात सुनता है. मेडिसिन जब लिखता है तो स्माइल करके कहता है ये आप दवाई लेना, आप बिल्कुल अच्छे हो जाओगे, और आपको बहुत प्यार से समझाता है. किस डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे? पेशेंट्स की भी ये परसेप्शन है. क्यों ऐसा? क्यों? मेडिसिन तो दोनों दे रहे हैं. यस, कहते हैं ना आपकी स्माइल, आपके कहने से ही हम आधे ठीक हो गए. व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ ऑल प्लेसिबो, एंड इट हैज़ इफेक्ट इन द ब्रेन. वो ब्रेन में इट रिलीजेस मीडिएटर्स लाइक कोलेसिस्टोकाइनिन, एंडोर्फिन्स, विच हैज़ इफेक्ट ऑन द वेरियस ऑर्गन्स एंड हेंस हीलिंग में वो हेल्प करता है. इनफैक्ट फंक्शनल एमआरआई स्टडीज से भी देखा गया कि जब हम किसी को सिर्फ प्लेसिबो देते हैं तो उनके ब्रेन में एक्टिव चेंजेस होते हैं इन दीज एरियाज विच हेल्प इन हीलिंग. ये हीलिंग में हेल्प करते हैं. दिस इज़ प्लेसिबो. जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमेशा हम एक ड्रग को लेते हैं और एक प्लेसिबो को लेते हैं. क्यों? क्योंकि हमें पता है सिर्फ ये बताने से कि ये आपको हम एक मेडिसिन दे रहे हैं उसका भी असर होता है. टू दी एक्सटेंट इवन 20-30% पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाता है. अगर सिर्फ हम खाली कैप्सूल दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये ड्रग से आप ठीक हो जाओगे, तो 20-30% चांस है कि आप ठीक हो जाओगे एडिशनल. तो क्यों ना हम इसको यूज़ करें. ये जो पेशेंट्स थे सभी, इन सब पेशेंट्स की एक ही प्रॉब्लम थी, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल प्रॉब्लम. फिज़िकल डिजीज़ थी ही नहीं तो फिज़िकल मेडिसिन कैसे काम करेंगी नहीं. मेंटल पे कौन फोकस कर रहा था? नोबडी. टेस्ट किया और टेस्ट किया, मेडिसिन दिया, ठीक नहीं हो रहे, और माइंड में क्या जा रहा है? मैं तो ठीक हो ही नहीं सकता. वो रीइंफोर्स कर रहे हैं. दिस इज़ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. हमने क्या किया? डे 1 से नहीं, आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ये अच्छा हो जाएगा. नर्व कंडक्शन एक टेस्ट होता है जिसमें हम स्टिमुलेशन देते हैं नर्व को और मूव करता है कोई भी लिम्ब. ठीक है, मसल मूव करती है. तो जब हमने वो किया, उनको डेमोन्स्ट्रेट किया, देखो आपका लेग तो मूव कर रहा है, तो एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिला कि हाँ हो सकता है. नेक्स्ट डे जब हम राउंड पे गए तो हमने कहा देखो कल आपका लेग मूव किया था ना, आप मूव करो फिंगर्स, आप कर पाओगे. ये बात छोटी सी लगती है लेकिन पेशेंट के लिए डॉक्टर की बात बहुत बड़ी होती है. हाँ, अब फंक्शनल था या माइंड में था, साइकिक प्रॉब्लम थी, उसने हल्का सा मूव किया, रिगल किया अपने टोज़ को. हमने क्या बोला? अरे देखो आपके कैसे टोज़ मूव कर रहे हैं. और क्या मिला उसको? एक स्ट्रेंथ मिली, पावर मिली, मैं कर सकता हूँ. फिर उनको क्या रीइंफोर्स किया? देखो ये मेडिसिन दे रहे हैं ना आपको, था वो नॉर्मल सलाइन, ये इतना इफ़ेक्टिव काम करता है कि आपका नेक्स्ट डे और अच्छा मूव करेगा, आप देखना. नेक्स्ट डे गए, थोड़ा सा बेटर मूव किया उसने, फुट को मूव किया. हमने क्या कहा? अरे देखो कितना अच्छा रिकवरी हो रहा है, इतना अच्छा रिकवरी है, आपके ऊपर भगवान मेहरबान है. उसके मन को हैप्पी किया. प्रॉब्लम वही थी ना, माइंड को टैकल किया, माइंड को रीइंफोर्स किया. 7 दिन में वो पेशेंट का लेग पूरा मूव करने लगा, वो चलने लगा. अगर हम अपनी मेडिसिन्स के साथ प्लेसिबो इफ़ेक्ट जोड़ दें. व्हाट इज़ प्लेसिबो? प्लेसिबो इज़ माइंड पावर भी दे दें उसको, तो क्यों ना हमारी 30%
रिकवरी के चांस, हीलिंग के चांस बढ़ जाएंगे। और हम भी जानते हैं, एक डॉक्टर बस आया, फटाफट फटाफट देख के चला गया, और एक डॉक्टर स्पेंड करता है टाइम, स्माइल करता है, आपको कहता है आप अच्छे हो जाओगे। ये कहना ही हीलिंग में हेल्प करता है। ऐसा नहीं कि फिज़िकल डिजीज़ को पूरा ठीक कर देगा, फिज़िकल डिजीज़ के लिए फिज़िकल मेडिसिन काम करेंगी, लेकिन एडिशनल और फंक्शनल डिसऑर्डर्स में या साइकोजेनिक प्रॉब्लम्स में तो है ही ये चीज़, राइट। आज हम क्या देखते हैं, हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन स्टूडेंट्स हैं या जो भी ग्रेजुएट्स बन रहे हैं, अभी फिज़िकल पर बहुत फोकस है, लेकिन इन चीज़ों पर, पेशेंट के साथ कैसे एम्पैथी रखनी है, इन चीज़ों पे कहाँ फोकस है। इसका ऑपोजिट नोसीबो इफेक्ट, एनीबडी नोज अबाउट नोसीबो इफेक्ट? कोई जानता है? सो इफ़ यू सी दिस बॉय, ये अपने फ्रेंड के घर जाता है और वहाँ पर एक बास्केट देखता है, शायद डॉग की है, ठीक है, जिसमें पेट को रखते हैं। एंड ही सेज आई एम एलर्जिक टू डॉग हेयर, माई आईज टीयर अप एंड माई फेस स्वेल। और नेक्स्ट मोमेंट क्या होता है? सेम रिएक्शन होता है, बिकॉज ही इज़ एलर्जिक। बट नेक्स्ट यू सी द मोमेंट उसकी फ्रेंड बताती है आई डोंट हैव अ डॉग, और उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। दिस इज नोसीबो इफेक्ट। what we think we feel. We all know, we call them as psychosomatic disorders. Psychic leading to effects on the soma, means the body. ये जानते हैं आप किसका फोटोग्राफ है? ये जीन मैरी शार्को हैं एंड ये बेबिंस्की हैं, ही इज़ बेबिंस्की। बेबिंस्की साइन हम सब जानते हैं ना, प्लांटर रिफ्लेक्स, एमबीबीएस में सब ने पढ़ा है। एनीबडी हु डज नॉट नो अबाउट बेबिंस्की रिफ्लेक्स? सब जानते हैं। तो ये स्टूडेंट है, आपको पता है बेबिंस्की साइन कैसे उसने इन्वेंट किया था या डिस्कवर किया था? शार्को ने, दिस इज़ अ लेडी ऑफ हिस्टीरिया। हिस्टीरिया हम सब जानते हैं, साइकोजेनिक अनकॉन्शियसनेस। पेशेंट रियली में ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माइंड से अनकॉन्शियसनेस आ रहा है। तो बेबिंस्की को उनके टीचर ने क्या रोल दिया कि आप हर पेशेंट का, जो भी उनके पास आए, उनकी सेंसरी मैपिंग करना, मतलब जगह जगह आपको टच करके, पिन प्रिक करके चेक करना है कि सेंसेशंस हिस्टेरिकल पेशेंट्स और रियल पेशेंट्स में फ़र्क होता है नहीं होता है, पूरी बॉडी की। तो जब वो फुट के ऊपर स्ट्रोक करते थे ना, तब उन्होंने देखा कि जो हिस्टेरिकल पेशेंट्स थे उनका ग्रेड टो नीचे जाता था, और जो रियल पेशेंट्स थे हेमीप्लीजिया के या पैरालिसिस के, उनका ऊपर जाता था। वहाँ से उन्होंने, ये तो बात हो गई 150 ईयर्स बैक, हिस्टीरिया। लेकिन आज भी हम ऐसे पेशेंट्स देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक दिस इज़? एपिलेप्सी? दिस इज़ नॉट एपिलेप्सी। शी वॉज ऑन 6 एंटी एपिलेप्सी मेडिसिन्स, 6 मेडिसिन्स। क्यों? क्योंकि हर कोई, हाँ थोड़ी देर के लिए दौरे जैसा आता है, हिलते हैं हाथ पैर, तो मिर्गी लेबल कर दी गई, दवाइयाँ बढ़ती गई, 6 मेडिसिन्स। प्रॉब्लम क्या थी? साइकोजेनिक या फंक्शनल सीजर्स थे, माइंड से आने वाले। क्या था? 2 साल पहले इनका डिवोर्स हो गया था। प्रॉब्लम, ये लेडी, ओल्ड लेडी, ये हमारे चैम्बर में ऐसे ही चेयर से गिर गई नीचे और ये मूवमेंट्स होने लगी। इनकी भी हिस्ट्री थी, शी वॉज ऑन 5 एपिलेप्सी ड्रग्स, कि दौरे आते हैं, हाथ पे रगड़ जाते हैं, और मेरे सामने जब ये एपिसोड हुआ तो समझ गए। प्रॉब्लम क्या थी? इनके यंग सन हैज़ डाइड इन अ कार एक्सीडेंट। उसके बाद ऐसा होने लगा। प्रॉब्लम कहाँ है? साइकिक में, लेकिन इफ़ेक्ट कहाँ है? बॉडी में। नॉट जस्ट दीज, ये तो अगर हम न्यूरो की बात करें, लेकिन स्टमक प्रॉब्लम्स पेशेंट्स भी देखते हैं। इट इज़ क्वाइट कॉमन एक्सपीरियंस। इनडाइजेशन प्रॉब्लम होना, कॉन्स्टिपेशन होना, हार्ट बर्न्स होना कितना कॉमन है। वी गेट एंडोस्कोपी, वी गेट अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, सब कुछ नॉर्मल आता है, राइट। हम उसको क्या कहते हैं? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम।
पैनिक अटैक्स, ये तो डॉक्टर कम्युनिटी में भी है। जब हमें वाइवा देना होता था या कोई प्रेजेंटेशन करनी है, कोई स्पीच देनी है, तो कैसे हैंड शेक करते हैं, राइट? कैसे हमारे हार्ट में पाउंसिंग होती है। अब लोग समझते हैं कि हार्ट में प्रॉब्लम है, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाओ। नर्व्स की प्रॉब्लम है, चक्कर आ रहे हैं, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ। बट हमें पता है वो प्रॉब्लम कहाँ है, साइकिक में है, पैनिक अटैक्स। तो साइकोसोमैटिक, सब कुछ कहाँ से शुरू हो रहा है, हेड से। ब्रेन, अच्छा आप सब लोग अलग अलग फील्ड से हैं। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आई ऑलवेज फील प्राउड कि आई एम अ न्यूरोलॉजिस्ट, क्योंकि मुझे लगता है ब्रेन सबसे पावरफुल ऑर्गन है। कौन कौन मुझसे एग्री करता है? लंबा हाथ खड़ा कीजिए। चलो, वेरी नाइस। मोस्टली लोग एग्री करते हैं कि ब्रेन सबसे पावरफुल है, ब्रेन मास्टर है। एग्री करते हैं? क्यों? क्योंकि वी नो सारे जो नर्व्स हैं, नर्वस सिस्टम कंट्रोल ब्रेन से ही जाता है, राइट? ब्रेन डेड हो जाए तो हम डेड डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन अगर हार्ट अरेस्ट भी हो जाए तब भी हम डेड डिक्लेयर नहीं कर सकते जब तक ब्रेन डेड ना हो, वी नो, है ना? ब्रेन डेड हो गया तो पेशेंट डेड है। दिस पर्सन, यू नो, एक क्वेश्चन ये है, ये पर्सन को फाइनेंशियल लॉस हुआ, ठीक है? अब उसको प्रॉब्लम था कि मैं अपने बच्चों को या फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करूँगा, ओके? तो ऐसे केस में एक वाइज डिसीजन क्या होना चाहिए, एक वाइज थिंकिंग क्या होनी चाहिए? डिस्कशन करके फिर कुछ तरीका निकालें जिससे बैंक लोन ले सकते हैं, कोई मदद ले सकते हैं, कुछ ऐसा तरीका ढूंढे जिससे हमारा फाइनेंसेस बेटर हो, ठीक है? अगर फाइनेंसेस, जैसे वो फार्मर था, फार्मिंग नहीं चल पा रहा है, कुछ और कर ले, शॉप खोल लें या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लें, राइट? ये जो पोस्चर एज्यूम हुआ, पैराप्लेसिस हुआ, इससे उनका ट्रीटमेंट में भी मनी लगा, तो इससे फाइनेंशियल ड्रेन ज़्यादा हुआ या कम हुआ? ज़्यादा हुआ। तो क्या ये वाइज डिसीजन था? अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली, क्या ये बेटरमेंट के लिए था? तो ये पर्सन को ऐसा क्यों हुआ, फिर इसने ऐसा क्यों रोल एज्यूम किया, क्यों किया? आपको पता है ब्रेन में इमोशंस कहाँ से आते हैं? अमिगडाला से। यहाँ पर ईयर के पास यहाँ पर एक ऑर्गन होता है अमिगडाला, वहाँ से इमोशंस आते हैं। और फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है वो लॉजिक का सेंटर होता है, राइट? ये लॉजिक है। लॉजिक कहता है मुझे फाइनेंशियल लॉस हो रहा है तो मुझे तो और ज़्यादा अच्छे से करना चाहिए सो दैट मैं अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। बट इन्होंने उल्टा हुआ इनके साथ। ऐसा नहीं है कि वो मेंटल थे या उनको कोई मेंटल मतलब आईक्यू कम था। प्रॉब्लम क्या थी, जब ये इमोशंस ओवर एक्टिव होते हैं, मतलब स्ट्रेस, एंगर, सैड, डिप्रेशन, तो ये सप्रेस कर देता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को। तो यू कैन सी रिप्रेशन फ्रॉम अमिगडाला कॉजेज अंडर एक्टिविटी इन द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। मतलब जब हम इमोशनल ज़्यादा होंगे, नेगेटिव इमोशंस होंगे, तो हमारा लॉजिकल सेंटर काम ठीक से नहीं करेगा। ये हमारा भी एक्सपीरियंस है हम सबका। जब हम बहुत परेशान होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, जब हम बहुत एंग्जाइटी में होते हैं, तो जिसमें हमें बहुत दिमाग लगाना है, जैसे मान लीजिए पेशेंट का डायग्नोस्टिक वर्कअप देखना है या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखना है, तो उस समय हम कहते हैं अभी हमारा माइंड काम नहीं कर रहा। माइंड काम नहीं कर रहा मतलब लॉजिकल माइंड काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना? एक और एग्जांपल, हम सब लोगों ने कॉलेज किया है ना? एक चैप्टर को
अच्छे से माइंड में फिट करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए कितनी बारी पढ़ना पड़ता था? फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, वॉटेवर, कितनी बारी पढ़ते थे? एक बारी में याद होता था? नहीं होता था। कितनी बारी? 2, 3, 4, 5, शायद उसके बाद भी बड़ा मुश्किल से। और मूवीज़ भी देखते थे। मूवी को याद करने के लिए कितनी बार देखते थे? एक बारी में याद हो जाती थी। इसका हाँ, इसका मतलब मूवीज़ इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई नहीं थी। इज दैट सो? नो। मूवी एक बार देखने में आपको पूरा पता रहता है, दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। उसमें कौन हीरो था, कौन हीरोइन थी, कौन किसका मामा था, कौन किसका चाचा था, सब पता रहेगा। वर्ड टू वर्ड भी पता होगा कि किसने क्या डायलॉग बोला एक बार देखने में। और बुक्स को 4 बार पढ़ना पड़ता था, उसमें भी नहीं होता था। क्यों? सेम रीज़न जिसको हम रूमिनेशन कहते हैं। रूमिनेशन मीन्स मूवी जब हम देख रहे थे तो हम बिल्कुल स्ट्रेस फ्री थे, और जब पढ़ाई कर रहे थे तो माइंड स्ट्रेस में था। कौन सा माइंड? इमोशनल माइंड। और जब स्ट्रेस में होता है तो लॉजिकल माइंड भी सप्रेस हो जाता है। कितने हम सब में से लोगों को जब वाइवा हुआ, जब प्रैक्टिकल होता था, टीचर के सामने गए और आंसर आता भी था लेकिन बोल नहीं पाए, जिसको हम कहते थे माइंड ब्लॉक। होता है अभी भी। अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो, बोलना चाहते हैं लेकिन निकलता नहीं है, क्यों होता है ऐसा? अगेन इमोशनल माइंड जब ओवर एक्टिव होता है ना, नेगेटिव हो जाता है, तो वो हमारे मेमोरी, लॉजिक माइंड को भी, एनालिटिकल माइंड को भी सप्रेस कर देता है। अब मान लो हम खाना बना रहे हैं और पीछे से कोई बोलता रहे देर हो गई, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, एकदम हाथ पैर तो उल्टा पुल्टा होता है। और अगर हम खुश हैं, हैप्पी हैं, आराम से कर रहे हैं, तो 2 काम भी एक साथ कर लेते हैं। तो इसका मतलब स्ट्रेस, एंग्जाइटी, वरी हमारे लॉजिकल माइंड के लिए बहुत हार्मफुल है। और ये कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने डॉक्टर डिएगो, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस रिसर्च के। ये कॉन्सेप्ट जिसको उन्होंने कहा रूमिनेशन। तो ये पर्सन, इसकी प्रॉब्लम पता है क्या थी? क्योंकि इमोशनल माइंड इतना ज़्यादा नेगेटिव हो चुका था तो लॉजिक काम नहीं कर रहा था। वो क्यों चलने लगा? हमने सिर्फ उसके इमोशनल माइंड को रिपेयर कर दिया, उसको स्ट्रेंथन कर दिया। लॉजिकल माइंड तो ठीक ही था। आप देख रहे हो कैसे सर्किट काम करता है ब्रेन में। द हैप्पीनेस इफेक्ट, उसके जो इमोशनल माइंड को हील किया, उससे लॉजिकल माइंड तो ऑटोमेटिक काम करने लगा। उसको समझ में आ गया, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियसली ये चीज़ें दिखाई नहीं देती लेकिन माइंड में ये सब चल रहा होता है। हमारे पास पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे एडिक्शंस, ड्रग एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन, डिप्रेशन, सुनते नहीं हैं बात, बहुत बदतमीज़ी बोलते हैं, पढ़ते नहीं हैं, सब लेकर आते हैं। हम कहते हैं अच्छा पहले आप ये बताइए कि आप अपने बच्चे को कब से जानते हैं? तो वो कहेंगे कि ये कैसा सवाल पूछ रहे हो आप। हमने कहा बताइए तो सही। कहते बचपन से जानते हैं। तो हम कहते हैं हम कब से जानते हैं आपके बच्चे को? तो कहते हैं कि आप तो अभी आधा घंटा भी मुश्किल से जानते नहीं हैं, अभी तो लेकर आए हम बच्चे को। तो माई क्वेश्चन टू देम इज़, मैं आपके बच्चे को ऐसा क्या बता दूंगा या क्या जानता हूँ जो आप अपने बच्चे को नहीं बता सकते या उसके बारे में नहीं जानते? मैं ऐसा क्या समझा दूंगा जो आप अपने बच्चे के बारे में नहीं जानते या नहीं बता सकते? क्या? हाँ, क्या आंसर? वेरी गुड। व्हाट? वो बच्चे का बिहेवियर घर में कैसा है, वो बच्चा सुन नहीं रहा है, ड्रग्स ले रहा है, क्या पेरेंट्स उसको नहीं समझा सकते? तो हम ऐसा क्या चीज़ समझा देंगे? क्या फ़र्क है?
आई एम स्ट्रेंथनिंग देयर इमोशनल माइंड फर्स्ट बिफोर आई टेल देम द लॉजिक। पहले काउंसलर्स क्या करते हैं? पेशेंट के इमोशनल माइंड को स्टेबल करते हैं। इट्स ओके, रिलैक्स, इट्स ओके, वी अंडरस्टैंड यू, वी अंडरस्टैंड कि इस एज में ऐसा हो जाता है। पेरेंट्स क्या कहते हैं? तुमने घर का नाम भी डुबो दिया, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारी वजह से हम बहुत परेशान हैं। पेरेंट्स को छोड़ो, वर्क प्लेस पे भी ऐसे ही होता है। कोई स्टूडेंट या कोई हमारा जूनियर कलीग नहीं कर पा रहा है परफॉर्म, तो हमारा एटीट्यूड इमीडिएटली क्या होता है? एंगर आउटबर्स्ट। उसको एक अंदर से उसको हम दिखाते हैं कि आप क्या हो। वो तो ऑलरेडी जो कर नहीं पा रहा है परफॉर्म, ऑलरेडी उसका इमोशनल माइंड कैसा है? कैसा है? स्ट्रेस्ड है। वो उसको ऑलरेडी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए, लॉजिक नहीं काम कर रहा है। जब लोग कहते हैं ना डिप्रेस पेशेंट्स, हमें नहीं समझ में आ रहा है, हम कहते हैं आपको क्यों नहीं समझ में आ रही थी, छोटी सी बातें नहीं समझ में आती है। वो कहते हैं नहीं, हमें नहीं समझ में आ रहा है। दे आर एक्चुअली राइट, क्योंकि जब इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं तो लॉजिक माइंड शट डाउन हो जाता है। हम क्या कर रहे हैं, उनकी इमोशनल माइंड को और शट डाउन जब करते हैं तो लॉजिक माइंड बिल्कुल भी काम नहीं करता है। काउंसलर जब इमोशनल माइंड को स्टेबल करता है तो पता है बच्चा क्या कहता है? हाँ सर, मुझे पता है ये गलत है, मुझे पता है ये गलत है और मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। आपको पता है कपल्स जब आते हैं हमारे पास, आपस में जब सेपरेशन की बात चल रही होती है, तो हम पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या वो आपको फाइनेंसिस में? तो लेडी क्या कहती है? कहती है नहीं, आई अर्न माई सेल्फ, मेरा तो अपना अर्निंग है, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम। मैंने कहा हाउस में, क्लोथिंग में, फूड में कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं अर्न करती हूँ, आधा घर मेरे नाम है, शॉपिंग मैं करती हूँ, फाइनेंसिस तो मेरे हाथ में है। मैंने कहा प्रॉब्लम कहाँ है? एक ही आंसर होता है दोनों साइड से, ये मेरे इमोशंस को नहीं समझते। यही आंसर होता है। वो ज़माने गए कि पैसा नहीं है, क्लोथिंग नहीं है, फूड नहीं है, वो पहले होता था। आज के समय में जब सब वर्किंग हैं, सबके पास है यही बात। एक ही कंप्लेंट होती है, ये मुझे समझते नहीं हैं, मेरे इमोशंस को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। इमोशंस को रिस्पेक्ट नहीं करते, लॉजिक टूट जाता है कि हमें घर भी बना के रखना है और वो सेपरेट होने के लिए तैयार हो जाते हैं। द मोमेंट यू मेक देम इमोशनली स्टेबल, वो उनकी रिकवरी ऑटोमेटिक होती है। इसीलिए जहाँ दिल है वहाँ दिमाग है। दिल मीन्स इमोशंस, दिमाग मीन्स आपका लॉजिक। आपने देखा ना, मूवी एक बारी में याद हो गई, पढ़ाई याद नहीं हुई। और जब दोनों साथ होते हैं तो एक और एक 11 हो जाता है। मन इमोशनल, कहते हैं ना, मन में गुस्सा आ रहा है, मन में प्यार है, मन में नफ़रत है, मेरा मन आज बहुत परेशान है, टेंशन में है। अगर जब आपका मन टेंशन में है, परेशान है, स्ट्रेस में है, गुस्से में है, तो वो आपका क्या बन जाएगा? दुश्मन। क्योंकि वो आपके ब्रेन को, माइंड को, लॉजिकल माइंड को काम करने नहीं देगा। आपको इमोशनली तो परेशान करेगा ही करेगा, आपकी परफॉर्मेंस को भी डाउन करेगा, राइट? और वही मन अगर खुश है, शांत है, स्टेबल है, तो वो हर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी अच्छे से सॉल्व करने की पावर को आपकी बढ़ा देगा। इसीलिए कहते हैं मन की जो शक्ति है ना, बहुत बड़ी है। अब वो शक्ति अगर नेगेटिव हो जाए तो वो आपकी दुश्मन हो जाएगी, और वही शक्ति अगर पॉजिटिव हो जाए तो दोस्त बन जाएगी। अब ईमानदारी से आप ये बताना, कितना समय हमारे मन की शक्ति पॉजिटिव रहती है और कितना समय नेगेटिव रहती है? 50% से ज़्यादा नेगेटिव रहती है या पॉजिटिव रहती है? नेगेटिव रहती है। ये तो वही बात हो गई, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। ज़्यादातर हम स्ट्रेस में, गुस्से में, परेशान,
रहते हैं या ज़्यादातर हम एंजॉय करते हैं, हैप्पी रहते हैं, स्टेबल रहते हैं? 50% मार्क, 50% से ज़्यादा। आप टाइम देखो, आपका रूटीन एक याद करो, आपका 24 आवर्स ऑफिस का, हॉस्पिटल का, 24 घंटे में कितने समय आपका चेहरा स्माइलिंग होता है और कितने समय आपका चेहरा सैड, एंग्री या परेशान या स्ट्रेस में होता है? 50% से ज़्यादा जिनका स्ट्रेस ज़्यादा निकलता है वो हाथ खड़ा करो ऑनेस्टली। और जो 50% से ज़्यादा खुश रहते हैं, मतलब स्टेबल रहते हैं, बिल्कुल एकदम हैप्पी रहते हैं। 90% से ज़्यादा कौन हैप्पी रहता है? कुछ भी हो जाए हैप्पी, ये नहीं कि सामने हैप्पी हैप्पी सिचुएशन है तो हम हैप्पी हैं। हैप्पी तब जब बाहर प्रॉब्लम, स्ट्रेस है, बाहर चीज़ें ठीक नहीं हैं। मैम ज़रा खड़े हो जाएं जिन्होंने हाथ खड़ा किया था अभी 90% में। आप हाउसवाइफ हैं, वर्किंग हैं? वर्किंग हैं। आप मैरिड हैं, घर में बच्चे हैं, हस्बैंड हैं? हस्बैंड अगर शोर मचा रहे हैं, बच्चे सुबह शोर मचा रहे हैं, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, घर में कोई ऐसी बात हो जाए तो आप परेशान होते हैं, नहीं होते हैं? नहीं होते हैं? हाँ, यूजुअली नहीं होते हैं। 90% नहीं होते। क्या करते हैं आप? कूल माइंड में करते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है। क्या जॉब करते हैं आप? डॉक्टर हैं। किस चीज़ के? पैथोलॉजी के हैं। पैथोलॉजी में आपकी स्लाइड्स कंप्लीट नहीं हुई, हिस्टोपैथ अभी रिपोर्ट करना है, हुआ नहीं, आपका स्टाफ कर नहीं रहा है, आज स्टाफ बहुत कम है, प्रॉब्लम्स हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होता है? ऑनेस्टली बताना। मन में आता है स्ट्रेस? बाहर ना भी आए, मन में आता है? आप कर सको, लेकिन वो तो आप करते हो, एक्ट है, लेकिन मन में स्ट्रेस आता है? बाहर की चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, ठीक है, बैठ जाइए। हम सबको पड़ता है फ़र्क। आज एक्सेप्शंस, जैसे मैम एक एक्सेप्शन है, चलो आप यहाँ पे कितने लोग होंगे? 60-70 लोग हैं, उसमें से 1% उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेजॉरिटी हम लोगों को आज फ़र्क पड़ता है। ट्रैफिक जैम है, हम समय से पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, क्या कहेंगे हमारे बॉस, काम नहीं हुआ, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो कैसे होगा, वो फिर हमारा एंगर, स्ट्रेस निकलता है। घर में बच्चे, वाइफ, हस्बैंड अगर नहीं सुन रहे हैं, अंदर चाहे भले हम बाहर से ना भी करें, लेकिन अंदर एक स्ट्रेस बनता है, फैक्टर एक बनता है, राइट? ये स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये हमने देख लिया, राइट? अब क्या हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं? उससे पहले हम ये देखते हैं, ये जो मन हमारा सोचता है, क्या वो सिर्फ हमारी बॉडी पर असर डालता है या इसका कुछ और भी इफ़ेक्ट है? थॉट्स कैन मैनिपुलेट नेचर। ये डॉक्टर मसारू इमोटो हैं, जापान के। इन्होंने एक स्टडी किया वाटर के ऊपर, वाटर कॉन्शियसनेस के ऊपर। उन्होंने एक वाटर को लिया और 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और तीनों पार्ट्स को अलग अलग सिर्फ थॉट्स दिए। पहले वाटर को थैंक यू के थॉट्स दिए, दूसरे वाटर को ईविल के, यू आर ए बैड वाटर, डर्टी वाटर, आई डोंट लाइक यू। तीसरे वाटर को प्रेयर के, यू आर लाइक अ गॉड टू मी, यू आर ए लाइफ गिवर टू मी, लाइक दैट। आफ्टर 1 मंथ उन्होंने देखा कि वाटर कोई डिफरेंस है या नहीं है, जस्ट बाय द थॉट्स। ठीक है, देखा वाटर तो देखने में एक जैसा है, बट व्हेन ही स्टडीड हिज एटॉमिक स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा, these are the real pictures of those structures, atomic structure. You can see how beautiful this molecule is. जिसको evil के वाइब्रेशन दिए उसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, और जिसको प्रेयर के वाइब्रेशन दिए ये उसका मॉलिक्यूल है। वाइब्रेशंस, थॉट्स रेडिएट इनटू द वर्ल्ड। जो भी हम सोच रहे हैं
वो बाहर भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। हम कहते हैं ना, इनसे मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आती हैं, इनसे मुझे अच्छी वाइब्स आती हैं। द पर्सन इज़ नॉट टेलिंग यू कि मैं अच्छा नहीं सोच रहा हूँ या अच्छा नहीं हूँ। आपको वाइब्स आ जाती हैं, जो वो सोच रहे हैं आपको पता चल जाता है कि वो अच्छा सोच रहे हैं या कैसा सोच रहे हैं। अमेजिंग स्टोरी ऑफ अमेज़ॉन जंगल। आप जानते हैं अमेज़ॉन जंगल साउथ अमेरिका में है। वहाँ पर ट्राइब्स हैं। जब उनको किसी पेड़ को गिराना होता है ना, तो वो क्या करते हैं, वो उसके चारों तरफ इकट्ठे होते हैं और उसको बहुत सारे जो भी उनको अच्छे अच्छे एब्यूज़ आती हैं, 1 महीने तक आप गिर जाओ, हमें ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सूख जाओ, बिल्कुल बेकार हो, विदाउट टचिंग दैट ट्री, 1 महीने बाद वो पेड़ खुद गिर जाता है, खुद ब खुद गिर जाता है। दिस इज़ द पावर ऑफ थॉट्स, माइंड पावर। इसीलिए कहते हैं थॉट्स ब्लेसिंग्स भी हो सकती हैं, कर्स भी हो सकते हैं। कहते हैं ना, कभी किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। बद्दुआ हरे भरे जंगल को भी वीरान कर देगी। और दुआ में बहुत शक्ति है। दुआ क्या है? दुआ वो हमारे पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स ही तो हैं। तो आज जब हम ये ध्यान रखते हैं कि हमें अच्छा बोलना है, अच्छे से ड्रेसअप होना है, अच्छे से बिहेव करना है, लेकिन क्या हम ये भी ध्यान रखते हैं कि हमें अच्छे से सोचना है। हमें अगर कोई सामने वाला इंसान अच्छा नहीं भी लग रहा है तो भी हम उसको जाके शाउट तो नहीं करते ना, हम ध्यान रखते हैं कि प्यार से ही बोलें। अच्छा नहीं भी लग रहा है, लेकिन हम अपने मन में कैसा सोचते हैं उसके बारे में, कैसा सोचते हैं। हम उसको जाकर उसके ऑन फेस बोलते हैं कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम बहुत ख़राब हो। चाहे वो हमारा कलीग हो, बॉस हो, जूनियर हो, हम कभी ऐसे बोलते हैं? हम फिर भी बोलते हैं नहीं नहीं, मेहमान आएंगे ना घर पर, हम सोचेंगे कि क्यों आ गए, लेकिन उनको नहीं बोलते ना, बोलते हैं आओ जी बैठो चाय पियो, है ना। कोई कलीग ऐसे आ गया, हम मन में सोचते हैं तो हमेशा आ जाता है टाइम पास करने, टाइम वेस्ट करता है मेरा, हाँ, लेकिन उसको तो नहीं बोलते ना, उसको तो कहते हैं हाँ यार आओ आओ, कैसे हो और बताओ। है माइंड और लैंग्वेज में डिस्कनेक्ट है। अब आपने देखा, जो हम बोलते हैं ना, उससे पहले हमारी वाइब्स थॉट्स पहुंच जाते हैं। फिर लोग कहते हैं ये बोलते तो बहुत अच्छा अच्छा है, लेकिन इनके मन में बहुत कुछ भरा हुआ है। बगल में छुरी, मुंह में राम राम, कहावत है ना। थॉट्स भी रेडिएट करते हैं, थॉट्स की भी अपनी पावर है। तो जैसे हम ध्यान रखते हैं अपने बोल पर, अपनी ड्रेसिंग सेंस पर, अपने बिहेवियर पर, ऐसे ही हमें बोल का ध्यान रखना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है, सामने वाला है ही ऐसा, गलत टाइम पर आता है, हमें परेशान करता है, ठीक है, तो हम उसके बारे में अच्छा कैसे सोचें? जो होगा वैसी तो सोच चलेगी, ऐसी ही बात है। जो होगा वैसे ही तो सोचेंगे, तो वैसे ही बोलते क्यों नहीं हो? दैट इज़ माई क्वेश्चन। क्यों नहीं बोलते हो वैसे ही? हाँ, अगले को बुरा तो लगने दो ना, क्या हो गया? बुरा लगने दो तो क्या हो गया? हम्म, हाँ, अफ्रेड है ना, क्यों नहीं बोलते? वही तो, रिलेशनशिप में स्ट्रेन आएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे ही है ना। ये तो रोज़ की बात है ना। हम जब मिलने जाते हैं, आजकल लोग मोस्टली अटेंडेंस टाइम पे आते नहीं हैं ऑफिस में। एडमिनिस्ट्रेटर जानते होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर साहब कहाँ है? एडमिनिस्ट्रेटर हमारे ऑफिस में सबसे मेजर यही प्रॉब्लम है ना, टाइम से नहीं पहुँचते, पंक्चुअल नहीं है, अपना काम ठीक से नहीं करते, है ये मेजर कंसर्न। लेकिन आप ऑन फेस बोलते हैं उनको? कभी कभी बोलते हैं, लेकिन मेजॉरिटी टाइम्स आप सटल बोलते हैं। हाँ, रूल बताते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली उनकी क्या, उनको एक जिसको कहते हैं ना बुराई करना, वो करते हैं।
क्या ये बोलते हैं आप कामचोर हो? ऐसा नहीं बोलते, मन में तो सोचते हैं। हाँ, दूसरे को बोलते हैं। ठीक है, तो उसको क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उसको बोलने से क्या होगा? अगर उसको डायरेक्टली बोलेंगे तो करेक्ट, वो खराब, बैठ जाइए सर, वो खराब सोचेगा और हमको भी खराब बोलेगा। ठीक है ना? सोच भी ऐसे ही है। अगर हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं, ठीक है, तो हमें लग रहा है कि वो, हमने उसको कुछ बोला नहीं तो वो ख़राब नहीं बोलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी ख़राब सोचेगा, पहली चीज़। ठीक है, क्योंकि वाइब्रेशन चली जाएंगी। दूसरा, सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि आप लेट क्यों आते हो, टाइम से आना चाहिए, समझाते हैं। ठीक है, तो जब हम मुँह यहाँ से समझा रहे हैं तो मन से भी अगर वो एटीट्यूड रख लें कि ठीक है ये लेट आते हैं, विच इज़ अ फैक्ट, ठीक है, लेकिन हम मन से भी क्या बोलें, आई विश कि आप टाइम से आओ। हम क्वेश्चन तक तो पहुंच गए कि क्यों लेट आते हैं, ये ऐसे हैं, बट सॉल्यूशन ओरिएंटेड जाना है ना हमको। हम डिज़ीज़ को ये नहीं कहते रहते ना कि क्यों आ गई डिज़ीज़, कैसे है, क्या है, हम फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं ना। तो ट्रीटमेंट इज़ व्हाट इज़ ब्लेसिंग? ब्लेसिंग इज़ अ काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट इज़, आपको ये तो समझ में आ गया कि ये लेट आते हैं, फर्दर व्हाट, क्यों, क्या नहीं, क्यों लेट आते हैं, हमेशा लेट आते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो वी आर रीइंफोर्सिंग कि वो ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे। जब हम ट्रीटमेंट पर जाते हैं देन हम थॉट्स में भी एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, क्या, कि ये भी टाइम से आने लगें, जो हम कह रहे हैं वही सोचें। ओके, थॉट एनर्जी स्प्रेड करती है, इसका क्या प्रूफ है? आपको पता है, एक साइंस में स्टडी की गई, ये अलग अलग लोगों को अलग अलग इमोशंस फील करने थे, ठीक है, और फिर इनके गामा कैमरा से इनके चारों तरफ एक स्पेक्ट्रा, कलर स्पेक्ट्रा किया गया, जिससे देखा गया कि अलग अलग कलर्स निकले अलग अलग इमोशंस से। ऑरा मीन्स कि आपके जो वाइब्स हैं वो पूरे एरिया में हैं, आप उनको कलर कोड भी कर सकते हो। इट मीन्स जो आप सोच भी रहे हो, फील भी कर रहे हो, वो ऑरा की तरह स्प्रेड करता है। और जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम थी, जहाँ जहाँ पे नेगेटिव था, वहाँ उनका ऑरा कट हो रहा था, ये वो इंडिकेट करता है। ओके, ये तो सोचने की बात हो गई। सोचता कौन है? हु इज़ द थिंकर? हम चाहते हैं हम पॉजिटिव सोचें, थिंक कौन करता है? माइंड करता है, ऑफ कोर्स माइंड। लेकिन माइंड तो करता है थिंक, लेकिन माइंड को थिंक करने के लिए क्या चाहिए? कॉन्शियसनेस। ये जो सोफ़ा है, ये जो छत है, ये जो फ्लोर है, ये किसका बना हुआ है? एलिमेंट्स का, कार्बन का, ठीक है ना। हमारे भाषा में, हिंदी में कहते हैं 5 तत्वों का, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, हर चीज़ उससे बनी है। ये बॉडी भी किससे बनी है? एलिमेंट्स, कार्बन, हाँ, इसीलिए उसी में मिल जाएगी। 5 महाभूत, 5 एलिमेंट्स, कार्बन, जो भी कहो, है ना, उसी में मिल जाएगी। तो इसमें और हमें फ़र्क क्या है? सूक्ष्म, व्हाट इज़ दैट? सम एनर्जी, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये कॉन्शियस नहीं है, मैं कॉन्शियस हूँ। अगर इसके अंदर भी वो सूक्ष्म एनर्जी आ जाए तो ये भी कॉन्शियस हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइंड को सोचने के लिए कॉन्शियसनेस ज़रूरी है, राइट। यही कॉन्शियसनेस, जिसको हम कहते हैं लाइवलीनेस, जो हमें ज़िंदा रखता है, इसको आध्यात्मिक भाषा में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या बोलेंगे? सोल, ठीक है ना, जो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करती है। इन अदर वर्ड्स, ये जो सोल एनर्जी है, ये कैसे काम करती है? ये हमारे माइंड, मन क्या है? मन वो सूक्ष्म जो एनर्जी है
वो मन उसका एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा वो सोचती है, जिसके द्वारा वो सोचती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आंखें देखती हैं, आंखें देखती हैं, लेकिन आंखें तो एक डेड बॉडी में भी होती हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट है। डेड बॉडी क्यों नहीं देख सकती? आइज़ तो है उसको, क्यों नहीं देख सकती? कॉन्शियसनेस नहीं है। तो एक्चुअली में करने वाला कौन है? कॉन्शियसनेस। ये क्या है? आइज़। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम कौन? वो कॉन्शियसनेस। एग्री करते हैं सब लोग? यहाँ तक किसी को डाउट है? वो कॉन्शियसनेस इन आइज़ के थ्रू देख रही है। जब वो कॉन्शियसनेस निकल गई तो देखना बंद। इंस्ट्रूमेंट है लेकिन देखना बंद। ईयर्स के थ्रू सुन रही है, माउथ के थ्रू बोल रही है, माइंड के थ्रू, वेरी गुड। तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स जो हमें पढ़ाए गए, हम सब जानते हैं बचपन से। क्या? आँखें, कान, नाक, जीभा और स्किन, टच। ये दिखने वाले सेंस ऑर्गन्स हैं। और जो दिखने वाले सेंस ऑर्गन्स जो नहीं हैं, ये किसके ऑर्गन्स हैं? ऑर्गन्स मतलब इंस्ट्रूमेंट्स। किसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं? कॉन्शियसनेस के। और जो दिखने वाले ऑर्गन्स नहीं हैं वो कौन सा है? माइंड। माइंड दिखाई देता है लेकिन होता है ना। तो माइंड के थ्रू वो सोचती है। तो सोचने वाली चीज़ कौन है? कॉन्शियसनेस। माइंड क्या हुआ उसका? इंस्ट्रूमेंट। ओके। ब्रेन क्या है? ब्रेन क्या हुआ? ब्रेन फिजिकल ऑर्गन है। अब माइंड कहाँ पर? ऐसी तो हवा में नहीं आएगा ना, तो उसको होल्ड करने वाला माइंड है। अगर आप इस डायग्राम में देखो, वो कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस को कैसे दिखाओगे आप? कॉन्शियसनेस तो एनर्जी है। एनर्जी को हम कैसे दिखाते हैं? एक लाइट की तरह। तो एक लाइट जो एनर्जी है, ये हमारे ब्रेन में वो अपना उसका जो एक इंस्ट्रूमेंट है माइंड, लेकिन ब्रेन के न्यूरॉन्स के थ्रू सभी सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है। ये सब पढ़ा था एमबीबीएस में? एमडी में नहीं। ये एनर्जी को हमेशा ध्यान रखना। क्यों? आगे देखेंगे। ये जो एनर्जी है ना, जिसको हम सोल कहते हैं, आप लोग आत्मा को मानते हो नहीं मानते हो? हाथ खड़ा कीजिए। ओके। कौन नहीं मानता? कौन नहीं मानता? हर कोई मानता है। तो आत्मा क्या है? आत्मा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बोलते हैं, हमारी भाषा में उसको बोल देंगे वो एनर्जी, वो कॉन्शियसनेस। ठीक है। तो देख कौन रहा है? वो कॉन्शियसनेस देख रही है। सोच कौन रहा है? थ्रू द फैकल्टी ऑफ माइंड। मन में विचार आया, ठीक है। किसके मन में विचार आया? मेरे। ये मैं कौन है? कॉन्शियसनेस या सोल, ठीक है। तो ये हो गया माइंड। दूसरा, माइंड के अंदर विचार तो आया, लेकिन आपने सोचा कि वो मैं करूं या नहीं करूं। सोचते हैं ना, चलो मेरा मन कर रहा है ये करूं, लेकिन ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जिसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग। वो कौन लेता है? इंटेलिजेंस। जो जितना इंटेलिजेंट होगा अच्छा डिसीजन लेगा। वो हर थॉट को ओके नहीं करेगा, वो सोचेगा कि क्या सही क्या गलत है। जो बुद्धू होते हैं वो क्या करते हैं? जो मन में आया करते रहते हैं। तो दूसरा हो गया इंटेलिजेंस, जिसको हम कहेंगे इंटेलेक्ट। वो ब्रेन में कहाँ होती है? जो हमने देखा था लॉजिकल माइंड, लॉजिक सेंटर जो था। जो चीज़ हम बार बार करेंगे वो हमारा क्या बन जाएगा? हैबिट या संस्कार या इम्प्रेशन। अब ये तीनों चीज़ें क्या दिखाई देती हैं? तो ये सटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक एनर्जी, उस एनर्जी जो ब्रेन के थ्रू सभी सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रही है। ब्रेन में क्या क्या है? ब्रेन में एक माइंड है, इंटेलेक्ट है और संस्कार हैं। मन, बुद्धि और संस्कार, ठीक है। अब इनके लिए एक काम कैसे करेंगे? मन
ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है उसमें इलेक्ट्रिक करंट जब पैदा होता है उसके थ्रू वो काम करता है। ऐसे ही ब्रेन में जो फ्रंट कॉर्टेक्स है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, वहाँ पर जो न्यूरॉन्स है उसके थ्रू इंटेलेक्ट सिग्नल पास करता है। ठीक है, तो ब्रेन फिजिकल काउंटर पार्ट है इस एनर्जी का। समझ में आता है यहाँ तक? एक एनर्जी सोल, उसके 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू वो काम करती है। सोल को अगर ये बॉडी नहीं मिले तो वो काम नहीं कर सकती। एनर्जी निकल गई, कुछ नहीं कर सकती। जैसे ही बॉडी में आई, उसको ब्रेन का मीडियम मिला, वो सोचना शुरू करेगी। सोचना किसके थ्रू शुरू करेगी? ब्रेन फिजिकल ऑर्गन को यूज़ करके। वो डिसीजन लेना शुरू करेगी। डिसीजन किसके थ्रू लेगी? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। और जो बार बार करेगी वो इम्प्रेशन बनेगा, संस्कार बनेगा। ठीक है। कॉन्शियसनेस कहाँ होगी? कुछ लोग कहते हैं सोल। अब हम सोल की बात कर रहे हैं, जो हमारी कॉन्शियसनेस है। कुछ लोग कहते हैं हमारे दिल में होता है कॉन्शियसनेस। सोल यहाँ रहती है, गले में रहती है, पेट में रहती है। लेकिन उसका काम कहाँ से चलेगा? क्यों? क्योंकि ब्रेन कंट्रोल रूम है। तो जिसको कंट्रोल करना है वो तो हेड ऑफिस में बैठेगा ना। हेड मतलब हेड में बैठेगा। तो इसलिए कॉन्शियसनेस यहाँ पर होती है। तो आप कौन हो? आप लोग कौन हो? डॉक्टर्स। डॉक्टर्स आपका रोल है। क्या हो आप लोग? कॉन्शियसनेस हो। और ये बॉडी क्या है आपका? इंस्ट्रूमेंट है। एग्री करते हैं? ये बॉडी के थ्रू मैं सोल एनर्जी काम कर रही हूँ, राइट? ओके। अभी तक हम MBBS में बॉडी पढ़ते आए। आइज़, नोज़, ईयर, हेड, लंग्स, लिवर, किडनी, चेस्ट, हैंड्स एंड लेग्स, बोन्स, मसल्स। हम उसके डॉक्टर्स बन गए। ठीक है ना? ये फिज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, लेकिन इसको चला कौन रहा है? क्या फ़र्क है बिटवीन अ डेड बॉडी एंड अ लिविंग बीइंग? सारे ऑर्गन्स तो उसमें भी हैं। क्या चीज़ नहीं है? हम कहते हैं कॉन्शियसनेस, जिसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नाम दिया गया सोल, आत्मा। अब वो क्या है, उसको हम कैसे समझें? आत्मा क्या है? व्हाट इज़ सोल? आत्मा वो शक्ति है, वो एनर्जी है जो इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू सब काम कर रही है। जैसे ये माइक है ना, ये माइक में तार जा रहा है, पीछे से करंट आ रहा है और इसमें बोल रहे हैं तो ये काम कर रहा है। अगर करंट नहीं हो तो हम क्या कहेंगे? डेड है, वायर डेड है। करंट दिखता है? नहीं दिखाई देता। सिर्फ करंट हो, ये इंस्ट्रूमेंट ना हो, तो फिर क्या काम करेगा? सेम। सोल इस बॉडी के थ्रू हर काम कर रही है। एनर्जी इस बॉडी के इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हर काम कर रही है। वही देख रही है इस आइज़ के थ्रू। अभी हम सोचते थे कि आइज़ देख रही हैं, आइज़ इंस्ट्रूमेंट है। इस मीडियम के थ्रू देख कौन रहा है? एनर्जी, जिसको हम कॉन्शियसनेस या सोल कहेंगे। ठीक है। सुन कौन रहा है? वो एनर्जी सुन रही है। तो एक्चुअली में हम कौन हुए? वो एनर्जी। सोच कौन रहा है? वो भी वही एनर्जी सोच रही है, लेकिन किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू? माइंड के थ्रू। डिसीजन कौन ले रहा है? सोल ही ले रही है। किसके थ्रू? इंटेलेक्ट के थ्रू। संस्कार किसके हैं? सोल के, एनर्जी के, जो वो करती है, जिसके हिसाब से वो अपने आप को चलाती है। जैसे किसी का संस्कार है कि वो समय से उठता है, किसी का संस्कार है गुस्सा करने का, किसी का संस्कार है टाइम से आने का। वो सोल के हैं, बॉडी का नहीं है। बॉडी का संस्कार नहीं होता। बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू वो अपने आप को मैनिफेस्ट कर रही है। ठीक है।
तो हम कौन हुए? एक सोल, और ये इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू काम कर रहे हैं। ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर है? सोल कहाँ रहेगी? उसको कंट्रोल करना है पूरी बॉडी को, तो बॉडी का कंट्रोलर हमने देखा था कहाँ है? ब्रेन। तो वो यहाँ रहती है, तो सोल यहाँ पर रहती है। अब उसको कहो खोल के दिखाओ, वो दिखाई नहीं देगी क्योंकि वो एक एनर्जी है। लेकिन हमें पता है अगर हम लिविंग हैं तो वो है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये जो लाइवलीनेस है, ये जो कॉन्शियसनेस है, सभी लिविंग बॉडीज़ में, एनिमल्स में भी होते हैं ना, प्लांट्स में भी लाइफ होती है, नॉन लिविंग में नहीं है, हम सब में है। क्या सेम कॉन्शियसनेस होती है, अलग अलग होती है? कौन कहते हैं सेम होती है? लंबा हाथ खड़ा कीजिए। ओके, कौन कहते हैं अलग अलग होती है? बाकी लोग क्या है? बाकी लोग अवेक स्लीप हैं? डोंट नो। अच्छा, डोंट नो ज़रा, ये तो अपने बारे में जानने की बात है ना। चलो गेस वर्क ही, यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन सोचिए। अच्छा, 1 मिनट आपको देते हैं, सोचिए। कॉन्शियसनेस समझ गए आप लोग? एनर्जी जो हमें चला रही है, इस इंस्ट्रूमेंट को चलाने वाली है, एक्चुअली में वही डूअर है, वही सब कुछ कर रही है इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके। ठीक है, तो वो कॉन्शियसनेस, वो एनर्जी सब में एक ही है, एक जैसी है, या अलग अलग है? क्वेश्चन समझे? ठीक है, तो अब हाथ खड़ा करेंगे कौन कौन कहते हैं अलग अलग है। ओके, कौन कौन कहते हैं सेम है? क्वेश्चन इज, जो हमारे अंदर एनर्जी है, कॉन्शियसनेस है, जिसको हम सोल कह रहे हैं, वो सोल एक जैसी है सबके अंदर या अलग अलग है? सेम है। सेम वाले हाथ खड़ा करो। हाँ, आत्मा सेम है, अलग अलग है? सेम। तो डिवाइड है, 50% कह रहे हैं सेम है, 50% कह रहे हैं अलग अलग है। अब ऐसा नहीं, समझ नहीं आया। वो तो हम देखेंगे, आंसर हम देखेंगे, आपका ओपिनियन। चलो उसको अलग करते हैं। राइट, राइट, ओके। सो माय क्वेश्चन इज, फिर से रिफ्रेम कर देते हैं। हम ये कह रहे हैं कॉन्शियसनेस इन ऑल लिविंग थिंग्स, बीट प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, सब में एक ही कॉन्शियसनेस है, अलग अलग है? एक ही। एक वाले हाथ खड़ा करो। ओके, अलग अलग है? ओके, अभी भी डिवाइड है। अब हम ह्यूमंस पे आ जाते हैं। हम सभी ह्यूमंस की एक ही कॉन्शियसनेस है, अलग अलग है? जो कहते हैं एक ही है ह्यूमन कॉन्शियसनेस, हाथ खड़ा कीजिए लंबा। ओके, जो कहते हैं अलग अलग है? ओके, अभी भी डिवाइड है। क्वेश्चन ठीक है, डिवीजन है। अब देखते हैं आंसर क्या है। कॉन्शियसनेस इज़ नॉट जस्ट अवेयरनेस। कॉन्शियसनेस सिर्फ ये मतलब नहीं है कि ये चीज़ ज़िंदा नहीं है, हम ज़िंदा हैं। अगर सिर्फ ऐसा होता, अवेयरनेस कि हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, हम किसी भी स्टिमुलाई में, एक लिविंग थिंग, पत्थर को कुछ भी करो उसको कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, इसको कितना भी मारा पीटो इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लांट्स को पड़ेगा, उनको दर्द भी होता है, हमने एक्सपेरिमेंट देखा है ना, बोस ने किया था। एनिमल्स को भी होगा, हमें भी होगा। वो अवेयरनेस है, बट कॉन्शियसनेस उससे ज़्यादा है। यस, कॉन्शियसनेस का एक बेसिक रिक्वायरमेंट है अराउजल। अराउजल मतलब आपको फ़र्क पड़ता है, यू रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। ठीक है, चाहे मिनिमल हो चाहे ज़्यादा हो। जैसे प्लांट्स को, अब वो ऐसे रोएंगे नहीं, लेकिन फ़र्क पड़ता है, उनके चेंजेस आते हैं, स्टोन में नहीं आते, राइट? लेकिन कॉन्शियसनेस का जो दूसरा पार्ट है वो है उसका कंटेंट, इंटेलेक्ट कैसा है, उसके संस्कार कैसे हैं, उसकी थिंकिंग कैसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम क्या कहते हैं, वी आर हायर कॉन्शियस बीइंग, ये बोलते हैं ना, वी आर हायर कॉन्शियसनेस, ह्यूमंस हैव हायर कॉन्शियसनेस। तो अगर सेम होती प्लांट्स एनिमल्स की तो हम हायर कैसे हो सकते हैं? फिर तो सेम होना चाहिए। हायर क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे अंदर जो इंटेलेक्ट है,
जो हमारे इम्प्रेशंस हैं, हमारे थिंकिंग पैटर्न है, वो उनसे हायर लेवल की है। अब ह्यूमंस का ले लो, ह्यूमंस में भी तो थिंकिंग अलग अलग होती है। किसी के संस्कार कैसे होंगे, किसी के कैसे होंगे, किसी की थिंकिंग कैसी होगी, किसी की कैसी होगी, वेरिएशन आएगा नहीं आएगा। तो कॉन्शियसनेस सबकी अलग अलग है, सबकी अलग अलग है। कॉन्शियसनेस के ही तो पार्ट्स हैं वो। कॉन्शियसनेस एक हमारी जो अपनी एनर्जी है ना, एक एनर्जी किस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। हाँ नहीं आएगा, यू आर राइट, ही इज़ राइट, ही इज़ व्हाट ही इज सेइंग इज़ कि मान लो कॉन्शियसनेस की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी है, इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है तो रिस्पांस नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे ये माइक है, पीछे से करंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट ही ख़राब है तो भी आवाज़ सही नहीं आएगी। बिल्कुल सही बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉमा पेशेंट्स होते हैं ना, तो आईसीयू में स्टडी किया गया, हम जैसे डॉक्टर्स आपस में जब बात करते हैं तो हम कहते हैं ये पेशेंट बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता है या कुछ भी, तो उनको स्टडी किया गया, एमआरआई एफएमआरआई यूज़ किया गया, फंक्शनल एमआरआई, और देखा गया कि जब उनके सामने हम बात कर रहे हैं ना, तो चाहे बाहर से हमें लग रहा है वो कॉमा में है, लेकिन उनके ब्रेन में फंक्शनल एमआरआई में चेंजेस मिले। कौन से चेंजेस? कि उनको पेन हो रहा है, अंदर से वो फील तो कर रहे हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ द मीडिया टू एक्सप्रेस माई एनर्जी। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, अंदर जो एनर्जी है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। नो, दिस इज़ अगेन डिफरेंस। वही चीज़ समझना है कि जिसकी इंद्रिय बहुत अच्छी हैं, बॉडी, इंद्रिय मीन्स बॉडी, ये जो बॉडी है, मेरे दिखने में शक्ल बहुत अच्छी है लेकिन मन बिल्कुल काला है, तो कॉन्शियसनेस की क्वालिटी अच्छी नहीं है, सिर्फ बाहर से अच्छा दिखने को। इंद्रिया इज़ दिस इंस्ट्रूमेंट, दिस फिजिकल थिंग जो आप देख रहे हो, ठीक है। तो जितना ये अच्छा होगा, जो 5 सेंसेस हैं, आइज़ अच्छा मतलब आई साइट बहुत अच्छी है, माउथ मतलब आर्टिकुलेशन, जो बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ, सुनना मतलब हियरिंग एकदम परफेक्ट है, इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट है, लेकिन जो उसकी क्वालिटी है, मैं क्या देखता हूँ, कौन देख रहा है? आइज़ नहीं देख रही, कॉन्शियसनेस सोल देख रही है इस इंस्ट्रूमेंट बना के। तो कौन डिसाइड करेगा कि कौन क्या देखना है? आइज़ नहीं डिसाइड करती, वो एनर्जी डिसाइड करती है। आपकी आइज़ तो आइज़ हैं, मानो आइज़ ट्रांसप्लांट होता है ना, आप अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हो, मोबाइल फालतू की चीज़ें नहीं देखते, लेकिन मैं एक ऐसे लड़के को आपका आइज़ लगा दूँ जो गलत गलत चीज़ें देखता है मोबाइल में, तो क्या उसकी वो चेंज हो जाएगी? नहीं, क्यों? क्योंकि सिर्फ मैंने इंस्ट्रूमेंट चेंज किया है। क्या देख, हाँ, कॉन्शियसनेस डिसाइड करता है क्या देख रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, क्या फील कर रहा हूँ। दैट्स वॉट। तो उसका जो पहला पार्ट है अराउजल सिस्टम, जो अराउजल सिस्टम है कि वो रिस्पॉन्ड और रिएक्ट कर सकता है, वो डिफ्रेंशिएट करेगा बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अराउजल लिविंग, नॉन लिविंग में नहीं है, लिविंग में है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा पार्ट है क्वालिटी या कंटेंट, वो डिफ्रेंशिएट करेगा जितने भी कॉन्शियस चीज़ें हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, उसको डिपेंड करेगा कि एक हायर कॉन्शियसनेस और लोअर कॉन्शियसनेस वो अलग अलग कर देगा। जैसे ह्यूमंस में इंटेलेक्ट बहुत हाई है, तो उनकी हाई क्वालिटी कॉन्शियसनेस है, इसलिए हम कहते हैं ना वी आर हायर कॉन्शियस बीइंग्स, वी हैव हायर कॉन्शियसनेस। समझ रहे हैं? तो कॉन्शियसनेस, सोल, आत्मा, वही सब कुछ कर रही है इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। मान लो किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, हार्ट फिजिकल ऑर्गन है ना, तो क्या उसके इमोशंस चेंज हो जाते हैं? हो जाते हैं इमोशंस? नहीं, क्योंकि इमोशंस आर नॉट डिसाइडेड बाय द फिजिकल ऑर्गन। अमिगडाला चेंज होने से होगा या नहीं होगा, आप बताइए।
क्यों होना चाहिए? हाँ, अब यही चीज़, जैसे अभी माइक से आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है आपको, तो दोनों रीजंस हो सकते हैं। पीछे की एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी ठीक नहीं है, या फिर ये इंस्ट्रूमेंट ख़राब है, दोनों हो सकते हैं ना। बट इफ़ आई से कि इंस्ट्रूमेंट में ही प्रॉब्लम है तभी इमोशंस ख़राब है, मतलब तभी आवाज़ नहीं आ रही है, विच इज़ नॉट ए राइट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि हो सकता है इलेक्ट्रिक करंट जो है वो भी ठीक नहीं आ रहा है। सेम थिंग, तो अमिगडाला अगर ऑर्गन ख़राब हो गया तो भी इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। जनरेट ठीक हो रहा है, करंट ठीक आ रहा है, कॉन्शियसनेस का कंटेंट ठीक है इमोशंस का, लेकिन क्योंकि ऑर्गन ख़राब हो गया तो वह एक्सप्रेस कैसे करेगा? एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि ऑर्गन है। फ्लूट है, एक सिंगर है, वो फ्लूट बजा रहा है, बांसुरी बजा रहा है, सिंगर बहुत बहुत मेलोडियस है, लेकिन फ्लूट ख़राब हो गई तो आपको आवाज़ कैसे आएगी? ख़राब आएगी ना। तो इसका मतलब सिंगर ख़राब है। आपको देखना पड़ेगा कि सिंगर ख़राब है या फ्लूट ख़राब है। एंड एग्जैक्टली यही सब पेशेंट्स में था। सारे डॉक्टर्स किस पर फोकस थे? फ्लूट पर, फिजिकल ऑर्गन्स पर। कहीं ब्रेन में खराबी तो नहीं है, कहीं स्पाइन में खराबी तो नहीं है, कहीं कोई और नर्व्स में डैमेज तो नहीं है। बट कहाँ प्रॉब्लम थी? उसके बियॉन्ड, वो एनर्जी पार्ट में, इंस्ट्रूमेंट में नहीं। हमने उस एनर्जी को, बेसिक इज कॉन्शियसनेस, यस, वेरी गुड। इंस्ट्रूमेंट क्या है आगे देखते हैं। अब जैसे हम, ये बॉडी है, हम अपनी आई साइट का ध्यान रखते हैं, अगर ख़राब है तो चश्मा लगाते हैं। हम माउथ ध्यान रखते हैं कि टंग क्लीन है या नहीं है, ईयर्स क्लीन है, नहीं तो सुनाई नहीं देगा ठीक से। हाथों का, पैरों का, पूरी बॉडी का ध्यान रखते हैं, हार्ट का, हर ऑर्गन का। परफेक्ट बोलते हैं ना हम, ये हेल्दी हैं, ठीक है। सोल हेल्दी कब होती है? थॉट प्रोसेस। तो जिसकी थॉट प्रोसेस जितनी अच्छी है, हेल्दी है, हम कहेंगे सोल भी हेल्दी है, राइट? ठीक है। संस्कार, क्योंकि सोल के 3 चीज़ें बनी है ना, हमने देखा सोल किससे बनी है? माइंड, इंटेलेक्ट और इम्प्रेशंस। तो माइंड मतलब थॉट, उसकी थिंकिंग कैसी है। अगर अनहेल्दी थिंकिंग क्या है? वो सबके बारे में गलत सोचता है, उसको गलत गलत थॉट्स आते हैं, नेगेटिव आते हैं, वेस्ट थॉट्स आते हैं हम लोगों को वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। नेगेटिव थॉट्स कब आते हैं? ऐसे नहीं कि कोई अच्छी चीज़ है तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे, नहीं, वो तो कोई भी कर लेगा। मान लो बच्चे हैं, स्कूल से आते हैं 3 बजे, अब वो 3 बजे नहीं पहुँचे घर पे, तो हमारे थॉट्स कैसे चलते हैं? कहाँ से, किडनैप तो नहीं हो गया, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? ये कैसे थॉट्स हैं? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हम सुबह देर से निकले, ठीक है, देर हो गई हमें किसी भी कारण से, ऑफिस में बॉस डांटेंगे, आज तो पक्का डांट पड़ेगी, आज तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। नेगेटिव है, पॉजिटिव है? तो हमारी थिंकिंग कैसी है? करेक्ट, वो आगे चलते हैं। वाई नेगेटिव? तो कलीग है, हमने उसको हेल्प के लिए बोला कि यार मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, आप मेरे को कवर दे देना। उसने बहाना बना दिया कि नहीं यार मेरा तो खुद काम है, मैं नहीं आ सकता। हम क्या कहते हैं? वो हेल्प करता नहीं है, वो तो बहाने बहुत बनाता है। द वेरी वर्ड बहाना, बहाना, एक्सक्यूज़, मतलब इज़ अ नेगेटिव थिंकिंग। क्या हो सकता है? जेन्युइन नहीं हो सकता वो, लेकिन हम क्या सोचते हैं? ऐसे ही किया होगा। आता है बिफोर थिंकिंग कि नहीं, बच्चा हो सकता है कि उसको असाइनमेंट पड़ गया होगा, आ जाएगा। बिफोर थिंकिंग कोई बात नहीं, हम थोड़ा लेट निकले, हो सकता है फिर भी टाइम से पहुंच जाएं, कोई बात नहीं, सब ठीक रहेगा। बिफोर थिंकिंग कोई बात नहीं, कलीग को जेन्युइन होगा, वो तो बहुत अच्छा है, हमारी थॉट्स उस तरफ चलती है। किसी ने पैसा ले लिया, 2 दिन लेट, जब देना था नहीं दिया, 2 दिन लेट हो गया, अभी तक नहीं दिया, क्या चलेगा? ये तो गया काम से, चलता है, नेगेटिव। वेस्ट किसको कहेंगे? वेस्ट कहेंगे अरे मेरा फ्यूचर कैसा होगा, प्रमोशन टाइम से होगा नहीं होगा। आपकी फाइल चल रही है, मूव हो रही है, लेकिन सरकारी में तो काम होता ही नहीं है,
होगा नहीं होगा, पैसा आएगा नहीं आएगा, बच्चे का एडमिशन होगा नहीं होगा, वो मेरा काम करेगा नहीं करेगा, पेशेंट ठीक होगा नहीं होगा, चलता है यही सब। ऑल दिस इज़ वेस्ट बास्केट। पॉजिटिव क्या होता, ये जिसको हम हेल्दी थिंकिंग क्या कहते हैं, नहीं क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों नहीं मेरा पास बच्चा होगा, बिल्कुल होगा, वो मेहनत करता है। क्यों नहीं प्रमोशन होगा, सब कुछ तो ठीक है, सब अच्छा है। दिस इज़ पॉजिटिव। अब आप देख लो, ठीक है। तो बॉडी के हेल्थ का और माइंड की। अब इंटेलेक्ट, विजडम। किसी ने आपकी गाड़ी को ठोकर मार दी, गुस्सा करोगे या प्यार से बात करोगे? गुस्सा। विजडम कहती है, अपने बच्चे को क्या सिखाओगे? कोई गुस्सा मत करो। तो विजडम कहती है नहीं, गुस्सा नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे इमोशंस होते हैं ना, वो ओवरराइड कर जाते हैं, जो आपने देखा विजडम के ऊपर। जबकि पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए। बच्चे को भी सिखाएंगे, बच्चे कोई बात नहीं, अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तो तुम शांत रहते हैं ना। लेकिन जब हमारी बारी आती है, और फिर करने के बाद रिपेंट भी करते हैं। कपल्स में बात हो जाएगी, हस्बैंड आए घर पर, वाइफ, हस्बैंड वैसे ही स्ट्रेस्ड आउट थे अपनी जॉब से, ऑफिस में कुछ हुआ था, वाइफ ने आते ही कुछ एक दो डिमांड रख दी, हस्बैंड ने कह दिया क्या है, तुम आते ही बस शुरू हो जाती हो। अब वाइफ तो सुनने, वैसे ही वो तो उसने और सुना दिया। अब वाइफ ने कहा ठीक है अब डिनर कर लो, हो गया तुम्हारा डिनर। तो वो क्या कहेगा हस्बैंड, यार इससे अच्छा तो मैं चुप ही रहता। आता है ना उसके मन में कि कहाँ फंस गया। तो विजडम बाद में आई ना, तो ये है अनहेल्दी विजडम। और संस्कार वो हम जानते हैं, लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, गुस्सा करना, ये सब चीज़ें संस्कार। जैसे ये हमें बॉडी का नॉलेज था कि बॉडी एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, और हमने उसकी नॉलेज देखी जो हम अपनी भी ठीक रखते हैं और औरों को भी हील करते हैं, यही करते हैं ना बॉडी को। लेकिन मिसिंग कहाँ था, वो जो एनर्जी थी जो सब कुछ कर रही है, उसको कौन देखेगा? सिंगर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फ्लूट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो म्यूज़िक अच्छा नहीं बजेगा। तो फ्लूट को तो आपने देख लिया, लेकिन सिंगर को कौन देखेगा? तो सिंगर के इम्प्रेशंस जो हाईएस्ट हैं, जो हेल्दी हैं, वो ऑफ कोर्स हम सब जानते भी हैं, जो भी पॉजिटिव वर्च्यूज़ हैं। कोई भी नहीं कहेगा ना एंगर इज़ पॉजिटिव, कोई कहेगा? तो यही चीज़, पहला कॉन्सेप्ट सेल्फ, हम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट नहीं हैं जिसको हमने समझ लिया है बॉडी, हम एक एनर्जी हैं, इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू काम कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट को भी ध्यान देना है, तो अपने सोल एनर्जी को भी ध्यान देना है। अब आप आ जाइए उन्हीं एग्जाम्पल्स पर। अब वो जितने भी लोग थे, जो चारों लोग थे जिनको स्ट्रेस हुआ, वो लोगों को अगर ये पता होता क्या कि इंस्ट्रूमेंट को, उनके साथ प्रॉब्लम आई, किसी को रिलेशनशिप की आई, किसी को हेल्थ की आई, किसी को फाइनेंसिस की आई, ये सब किसकी प्रॉब्लम्स हैं? इंस्ट्रूमेंट की। क्योंकि बॉडी को ठीक रखने के लिए मनी चाहिए, हेल्थ चाहिए, रिलेशनशिप। लेकिन अगर उनको ये ध्यान रहता कि मैं कौन हूँ, एक एनर्जी हूँ, मुझे उसका भी ध्यान रखना है, और ध्यान रखना है मतलब मुझे अपने इन हाईएस्ट इम्प्रेशंस को नहीं छोड़ना है। आई विल वर्क और आई विल एक्ट इन लाइफ टेकिंग केयर ऑफ बोथ द इंस्ट्रूमेंट एंड माई एनर्जी विच इज़ द सोल। तो वो बाहर की सिचुएशन नेगेटिव होते हुए भी खुद को क्या कोशिश करते कि हम अपने आप को हैप्पी रखें, पॉजिटिव रखें। अगर हैप्पी और पॉजिटिव रखते तो क्या वो प्रॉब्लम्स आती नहीं आती। जैसे हम कहते हैं आपने अनहेल्दी खाया होगा, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखा लाइफस्टाइल का, तो आपको डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। सेम वे जब हम सोल की इन क्वालिटीज़ का, इन इंप्रेशंस का ध्यान नहीं रखते कि मुझे इनका ध्यान रखना है, आई हैव टू टेक केयर कि मेरी हैप्पीनेस नहीं जानी चाहिए, आई हैव टू टेक केयर मेरी पीस, मेरी स्टेबिलिटी नहीं जानी चाहिए। जब हम ध्यान नहीं रखते तो हमें डिजीज़ होती हैं। कौन सी? साइकिक की। क्योंकि माइंड है तो
तो माइंड की डिजीज़ आएंगी, और फिर माइंड की डिजीज़ आएंगी, स्ट्रेस बिकम्स अ डिजीज़। हैप्पीनेस गया, हैप्पीनेस छोड़ दिया आपने, गुड फूड छोड़ दिया तो स्ट्रेस आएगा, स्टेबिलिटी छोड़ दी, एंगर, ये सब आएगा, और ये सब आएगा, फिर हम कहेंगे स्ट्रेस हो गया, एंगर हो गया, ये सब हो गया, उससे फिर बॉडी पर असर आएगा, साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स होंगी, बॉडी पर असर आएगा, अगर हमारी बॉडी हेल्दी नहीं है, मेंटल हेल्दी नहीं है, रिलेशनशिप पे असर आएगा, वर्क परफॉर्मेंस पे असर आएगा, पूरी लाइफ 360 डिग्री टर्न हो जाएगी। सिर्फ एक गलती से क्या, इंस्ट्रूमेंट का ध्यान रखा, एनर्जी का ध्यान, सिंपल सा है। बाहर की सिचुएशन तो कैसी भी हो सकती है, लेकिन अगर आप अपना ध्यान रखो, जैसे हम कहेंगे कि भाई अगर बाहर बहुत कोविड है तो आप विटामिन सी लो, मल्टीविटामिन्स लो, ताकि आपको वो इन्फेक्शन ना लगे। ऐसे ही अगर बाहर की सिचुएशन बहुत नेगेटिव वाइब्स हैं किसी की, अगर आप अपने इन इम्प्रेशंस का ध्यान रखोगे, अपने थॉट्स का ध्यान रखोगे, तो क्या आपको बाहर की नेगेटिविटी असर कर सकती है? तो हम कैसे कह सकते हैं कि उसने मुझे गुस्सा दिलाया, इसकी वजह से मुझे स्ट्रेस आया? वी कैन नॉट से। हमारी इम्यूनिटी वीक है, हमने अपना ध्यान नहीं रखा, इसलिए हम अफेक्ट हो गए, राइट? सो फाइनली इस चैप्टर से क्या था, इसका नाम मैजिक ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट। सेल्फ कौन है? सेल्फ वो एनर्जी है। एनर्जी ऐसे दिखाते हैं ना, कैसे दिखाओगे एनर्जी? एक करंट है, सोल है। वही सोल माइंड के थ्रू, ये संस्कार हैं, उसके सोल के अंदर इम्प्रेशंस होते हैं। तो सोल वो कोर है, उसके अंदर क्या है? संस्कार हैं, इम्प्रेशंस हैं, उसके थ्रू वो सोचती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सीडेंट हो गया किसी का, अब एक का संस्कार है शांत रहने का, तो क्या वो वहाँ पर शाउट करेगा? किसी का संस्कार है गुस्सा करने का, वो छोटी सी बात पे भी गुस्सा करेगा, तो वो कैसा सोचेगा? जो शांत रहने वाला है वो सोचेगा चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो। जो गुस्सा करने वाला है वो कहेगा क्यों छोड़ दूँ, कैसे छोड़ दूँ? तो थिंकिंग किसके ऊपर डिपेंड हुई? हमारे संस्कार। जैसे हमारे संस्कार होंगे वैसी हमारी सोच होगी। अलग अलग लोग अलग अलग सोचते हैं ना एक ही सिचुएशन में। संस्कार, तो संस्कार किसके अंदर रहते हैं? वो सोल के अंदर, वो संस्कार सोल के अंदर रहते हैं। फिर जैसे संस्कार होते हैं उसके हिसाब से माइंड थॉट क्रिएट करता है। वो थॉट ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम जानते हैं नर्व्स में इम्पल्स क्रिएट होता है, और फिर कोई भी एक्शन होता है। कोई भी एक्शन हो तो एक्शन का रूट कहाँ पर गया? सोल की क्वालिटी। तो जो उसके संस्कार हैं वो सोल की क्वालिटी है। वो डिसाइड करेगा आपकी थिंकिंग, और जैसी थिंकिंग होगी वैसा फील करोगे, जैसा फील करोगे वैसा एक्ट करोगे, और जैसे एक्शन होंगे वैसा आपका डेस्टिनी होगा। एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। एक्शन कौन डिसाइड कर रहा है? हमारे संस्कार। थॉट्स कौन डिसाइड कर रहा है? हमारे संस्कार। आज दुनिया थॉट्स से परेशान है। हमारे थॉट्स रुकते ही नहीं हैं, हमारे थॉट्स चलते रहते हैं। रात को नींद नहीं आती क्योंकि मन में कुछ कुछ चलता रहता है। लेकिन मन किसके बेसिस पर सोच रहा है? संस्कार। संस्कार ट्रांसफॉर्मेशन अगर हो जाए, संस्कार ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, थॉट्स ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्हीं लोगों को फिर से हम लेते हैं। क्या 12th स्टैंडर्ड में सिर्फ वो लड़की गई थी? कितने बच्चे होते हैं? क्या हर बच्चे को वैसा होता है प्रॉब्लम? क्यों? सिचुएशन तो सबके सामने है। परसेप्शन मतलब हम उस चीज़ के साथ डील कैसे कर रहे हैं। हम कौन? वो कॉन्शियसनेस कैसे डील कर रही है, उसके संस्कार कैसे हैं। उसका संस्कार है ठीक है, इट्स ओके। प्रेशर, अगर एग्ज़ाम में मार्क्स आ गए नहीं आ गए, इट्स ओके। कुछ बच्चे होते हैं सेकंड भी क्यों आ गए, सेकंड भी नहीं आना चाहिए, वो संस्कार नहीं, बस टॉप ही करना है। कौन सा अच्छा है कौन सा ख़राब है वो हमें देखना है।
तो यही मैजिक, ये लोग कैसे ठीक हुए? इन लोगों के थॉट प्रोसेस को चेंज किया गया, परसेप्शन को चेंज किया गया, लाइफ को देखने का तरीका चेंज किया गया। ठीक है, तो सोल, 2 मिनट फिर आप क्वेश्चंस लेंगे। तो सोल और बॉडी, इसीलिए हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन वर्ड कहाँ से आया है? ह्यूमस वर्ड से। ह्यूमस इज़ अ ग्रीक वर्ड, ह्यूमस मीन्स सॉइल, हम जानते हैं। तो ये सॉइल है जो सॉइल में मिल जाता है। बीइंग मीन्स द एनर्जी। तो अपने आप को जब भी आप सुबह देखो तो कोशिश करिए क्या देखने की, सिर्फ एक ये बॉडी नहीं है, एक सोल भी है, एक एनर्जी भी है जो यहाँ रिजाइड करती है, राइट। और जैसे हम सुबह तैयार होते हैं, रेडी होते हैं, देखते हैं कि बॉडी में कहीं कोई दाग तो नहीं है, कहीं कोई डर्ट तो नहीं है, कोई सब ऑर्गन ठीक काम कर रहे हैं। अपने सोल के ऑर्गन्स को देखो, माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार बिल्कुल परफेक्ट हैं या नहीं हैं। जब ये चेकिंग करेंगे तब हम अपने आप को परफेक्टली हेल्दी कह सकेंगे। इसीलिए WHO ने भी क्या कहा हेल्थ का डेफिनेशन? फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। अब स्पिरिचुअल हमने बोल तो दिया, स्पिरिचुअल हमने समझा मेडिटेशन नहीं। स्पिरिचुअल मीन्स स्पिरिट, रिलेटेड टू स्पिरिट, स्पिरिट मीन्स सोल। तो वो भी आपकी करेक्ट है या नहीं है? वो करेक्ट होगी, उसके अंदर इतनी पावर है, क्योंकि माइंड की पावर आपने देखा, वो आपकी प्रॉब्लम्स ला भी सकती है, और माइंड की पावर से आपने देखा ठीक भी कर सकती है, वो आपको हीलिंग में हेल्प कर सकती है। तो आप बन जाते हैं डबल डॉक्टर। डबल डॉक्टर मीन्स इंस्ट्रूमेंट के भी डॉक्टर, और लेकिन अभी आप कौन से हो? सोल के। सोल के क्या हो अभी? पेशेंट्स। अभी फोकस्ड ऑन दिस, क्योंकि वो फिजिकल स्कूल है ना, ये स्पिरिचुअल स्कूल है। आपको पता है इसका नाम ही है प्रजापिता ईश्वरीय ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय, दिस इज़ अ गॉडली यूनिवर्सिटी, गॉडली स्कूल। तो जैसे वो मेडिकल स्कूल या कॉलेज था, ये गॉडली स्पिरिचुअल स्कूल है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई माला नहीं देते आपको, यहाँ पर कोई आपको मंत्र चैंटिंग के लिए नहीं बोलते। प्योरली नॉलेज, जैसे हमने मेडिकल कॉलेज में पढ़ा अपना बॉडी के बारे में, यहाँ पर स्पिरिट के बारे में आपको नॉलेज दी जाएगी, और फिर आप उसको कर पाओगे। ठीक है, जो अभी तक नहीं कर पा रहे थे। आपको पता है ये रेने डेस्कार्टे हैं, ही वॉज अ वेस्टर्न साइंटिस्ट इन 17th सेंचुरी, एंड वॉट ही सेड, यू सी, हम कहते हैं ना कि वेस्टर्न लोग मानते नहीं हैं। यू जस्ट रीड, ऑन वन हैंड आई हैव अ क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडिया ऑफ माई सेल्फ, मैं कौन हूँ उसके बारे में वो बता रहे हैं। गिवन दैट आई एम ओनली अ थिंकिंग थिंग, मैं वो सोचने की शक्ति हूँ, एंड नॉट एन एक्सटेंसिव वन, ये जो बड़ा बड़ा दिख रहा है मैं ये नहीं हूँ। ऑन द अदर हैंड आई हैव अ डिफरेंट आइडिया ऑफ द बॉडी, गिवन दैट इट इज़ ओनली एन एक्सटेंसिव थिंग, ये जो बड़ा बड़ा दिख रहा है बॉडी ये है, एंड नॉट ए थिंकिंग वन, ये नहीं सोचती है। दस इट इज़ ट्रू दैट आई, दैट इज़ माई सोल, वो सोल ही मैं हूँ, थ्रू विच आई एम वॉट आई एम।